नमस्कार। 2024 का चुनाव सामने है। आप जानते हैं कि इसकी घोषणा हो चुकी है और 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक मतदान 7 चरणों में होना है। उसके बाद 4 जून को रिजल्ट आना है। उसके बाद समझ में आएगा कि आखिर 2024 यानी कि 18वीं लोकसभा में किसकी जीत हुई और कौन आगे देश का खेवनहार होगा, यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा। प्रधानमंत्री की बात जब हो रही है तो इधर आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कुछ दावे कर रहे हैं। एक दावा वो कर चुके हैं कि 2024 में 370 सीटें अकेले बीजेपी लेके आएगी, जबकि उनका जो कुनबा है, एनडीए जिसको कहते हैं, वो 400 के पार सीटें लेके आएगी। लेकिन क्या ये संभव है? 2024 का गणित क्या कहता है? इस 2024 के गणित में, यानी 24 का गणित, ये नया कार्यक्रम हम आप तक लेके आ रहे हैं और इस कार्यक्रम में हमारा साथ दे रहे हैं हमारे वरिष्ठ साथी प्रशांत टंडन जी। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और 24 का गणित जैसा नाम है प्रशांत जी, उसी हिसाब से हम इस कार्यक्रम के जरिए सब कुछ समझेंगे कि आखिर गणित क्या कहता है। और गणित, हालांकि ये कहते हैं कि जब आप पॉलिटिक्स को देखते हैं तो गणित नहीं बल्कि केमिस्ट्री देखी जाती है, लेकिन यहां अंकों को अगर देखें जिनमें 370 या 200, क्योंकि एक बात और बता दो दोस्तों कि 272 सीटें चाहिए जीत के लिए और सरकार बनाने के लिए, बहुमत के लिए 272 सीटें। कुल सीटें लोकसभा में कितनी हैं? तो 543, 543 में से अगर 272 सीटें जिसके पास भी आ जाती हैं, सरकार बनाने के काबिल वो पार्टी हो जाती है। 2014 और 2019, 10 साल की बात ही कर लें तो 2014 में अकेले अपने दम पर भाजपा 282 सीटें लेके आती है और 2019 में अकेले अपने दम पर भाजपा जो है वो लेके आती है 303 सीटें। लेकिन इस बार टारगेट बड़ा है प्रशांत जी, बहुत बड़ा टारगेट है, 370 सीटें। लेकिन 2014 के गणित पर अगर ध्यान दें और थोड़ा सा उस समय की जो कहें तो उस समय के जो नैरेटिव्स थे, मुद्दे थे, उनको अगर देखा जाए तो 2014 में एक एंटी इनकम्बेंसी थी और उसके साथ उसमें भ्रष्टाचार सबसे उबाल पर था। अन्ना आंदोलन हो चुका था, अरविंद केजरीवाल दिल्ली की कुर्सी पर बैठ चुके थे और निर्भया कांड से लेकर अन्ना आंदोलन तक देश में उस समय की सरकार जो थी, मनमोहन सिंह की सरकार, उनके खिलाफ एक माहौल बन चुका था। लेकिन आज की तारीख में क्या है? 2019 को भी देखिए तो उस समय राष्ट्रवाद उफान पर था, क्योंकि उस वक्त पुलवामा की घटना घटी। 2019 14 फरवरी को पुलवामा की घटना घटती है और उसके बाद से एक दूसरी स्थिति में पूरा का पूरा चुनाव चला जाता है, जबकि उससे पहले यह कहा जाता था कि यह चुनाव कहीं ना कहीं मोदी जी हारते हुए नजर आ रहे हैं या उनके हाथ से ये चुनाव, 2019 का चुनाव, छिटकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उन्होंने अपने कब्जे में पुलवामा के साथ कर लिया। अब 2024 का गणित क्या कहता है, इसी को इस कार्यक्रम के जरिए हम समझेंगे। हमारे साथी प्रशांत टंडन जी भी इस पर विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि क्या कुछ है। तो सबसे पहले भारत के आंकड़े को देखा जाए प्रशांत जी, तो भारत के मैप को देखा जाए, आंकड़े पे आएंगे। भारत के मैप को देखा जाए तो उस मैप में ऊपर से लेके नीचे तक, पूरब से लेके पश्चिम तक, हमने इसको 5 भाग में बांटा है और 5 भाग में से एक एक करके हम समझेंगे। और पहले ये देखेंगे प्रशांत जी कि 2019 में सपोज उत्तर भारत, आइए उत्तर भारत के आंकड़े को ही ले आते हैं कि उस समय उत्तर भारत में क्या स्थिति थी, दलीय स्थिति, खासकर टोटल कितने आंकड़े जो आप देख रहे हैं कि उत्तर भारत में कुल 166 सीटें। उत्तर भारत में किन किन राज्यों को हमने रखा है वो आपके सामने है। 2 प्लेट में हम उत्तर भारत को आपके सामने लेके आ रहे हैं। एक तो पहला प्लेट ये देख रहे हैं जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, हरियाणा है और पंजाब है। इसके बाद जो है वो चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये सारे लगभग हिंदी भाषी क्षेत्र हैं। और इसमें जो कुल सीटें हैं 166 और इसमें से आउट ऑफ 166 सीट्स बीजेपी के खाते में गई थी 166 में से 131 सीट। प्रशांत जी, जरा यहीं से आपकी टिप्पणी की शुरुआत चाहता हूं कि ऊपर से लेके नीचे तक 2019 में तस्वीर यह बनती है। अगर आप देख लीजिए तो यहां क्या आज की तारीख में थोड़ा आगे बढ़ेंगे, 2024 का गणित क्या कहता है, लेकिन 2019 का गणित क्या कुछ था उसको जरा समझाइए। देखिए राजीव जी, 2019 के गणित के हिसाब से भी जहाँ पे बीजेपी को 303 सीटें आ गई, वो 303 सीटें में मेजॉरिटी जो सीटें आई
वो कहाँ से आई? उत्तर भारत से आई, जो आप अपनी टेबल में भी दिखा रहे हैं। इन 303 सीटों में 224 सीटें राजीव जी वो सीटें थी जहाँ उत्तर भारत की, जहाँ बीजेपी की का जो वोट शेयर था वो 50% क्रॉस कर गया। और इसमें कर्नाटक की में जहाँ बीजेपी 28 में से 25 सीटें जीती थी, वो 22 सीटें भी इंक्लूडेड हैं, वो 22 सीटें भी शामिल हैं जी, जिसमें बीजेपी 50% से आगे बढ़ गई थी वोट शेयर। तो ये 224 सीटें हैं और यही 224 सीटें बीजेपी का आधार है। अब मैं जो, क्योंकि आपने प्रोग्राम आपका 24 का गणित, तो मैं इसका गणित क्या एक पहलू बता दूं इसमें, कि ये जो 50% सीटें हैं, 50% वोट शेयर है, इसको अगर आप इन 224 सीटों पे इसको आप 60% कर दें, इसको आप 70% कर दें, तो भी ये 224 ही रहेगा, क्योंकि इन सीटों पे बीजेपी मैक्सिमम परफॉर्म कर चुकी है। तो अब अगर बीजेपी को आगे जाना है, जो मोदी साहब का क्लेम है, तो बीजेपी को नए भूगोल में जाना पड़ेगा। वो नए भूगोल की खीर बड़ी टेढ़ी खीर है राजीव जी। और अगर आप 1 मिनट मुझे दें, मैं 2 पिछले इलेक्शन का की चर्चा बहुत ब्रीफली करना चाहता हूँ। 1977 इलेक्शन जी, टर्निंग पॉइंट था भारत की राजनीति, क्योंकि वहीं से मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स हमारे देश में शुरू होती है। उत्तर भारत से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था पूरी तरीके से, यानी अमेठी रायबरेली भी कांग्रेस हार गई थी। इंदिरा गांधी और संजय गांधी दोनों चुनाव हार गए थे। 154 सीटें फिर भी आई थी कांग्रेस की। वो 154 सीटों में बड़ा कंट्रीब्यूशन दक्षिण भारत का था। अब आते एक और इलेक्शन की चर्चा करते हैं, वो 84-85 का इलेक्शन राजीव गांधी का, 414 सीटें। इलेक्शन कम सीटों पर हुआ था क्योंकि पहले चरण में इलेक्शन असम और पंजाब में नहीं हुए थे क्योंकि आतंकवाद की वजह से। फिर भी आप उस ज़माने के इलेक्शन को आप देखेंगे, दक्षिण से लेकर उत्तर तक, कश्मीर तक कांग्रेस ने सब जगह जीत हासिल की थी। केवल एक आंध्र प्रदेश को छोड़ के, जो अब तेलंगाना और आंध्रा को मिला के जो आंध्र प्रदेश था उस वक्त, अविभाजित आंध्र प्रदेश को छोड़ के, क्योंकि वहाँ पे एनटी रामाराव की पार्टी जीत कर आई थी। बाकी पूरे देश में कांग्रेस चुनाव जीत कर आई थी। तब 404 सीटें पहले चरण में चुनाव में जीती थी कांग्रेस ने। तो 370 और 404 का जो आंकड़ा है, 400 सीट का, ये आंकड़ा पाने के लिए आपको दक्षिण भारत भी स्वीप करना पड़ेगा, जैसे आपने इन 224 सीटों का जो है आंकड़ा या जो आप जैसे ये उत्तर भारत के 166 सीटों में से आप कुछ सीटें दक्षिण भारत की जोड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि 50% से ज्यादा मत आए थे 2019 में। और दो जो महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं कि 1977 में भी उस समय क्या स्थिति थी और उसके बाद 1984 में क्या स्थिति थी, जिस समय इंदिरा गांधी का निधन हुआ था, उस समय की बात। लेकिन यहां आज की तारीख में जरा दक्षिण भारत के आंकड़े को भी ले आइए, क्योंकि बार बार दक्षिण भारत का नाम आ रहा है, दक्षिण भारत के आंकड़े को। और ये भी महत्वपूर्ण इसलिए, और आंकड़े जो है दोस्तों ये 2019 के हम दिखा रहे हैं, जो भी आंकड़े दिखा रहे हैं 2019 के। अब प्रशांत टंडन जी का जो क्लेम है ये कितना यहां पे मायने रखता है उसको आप समझ सकते हैं। दक्षिण भारत में देखिए दूसरा प्लेट आ गया, लेकिन फिर भी केरल पहले प्लेट को लेके आइए। कर्नाटक है, 28 में से 25 सीटें आती हैं। उसके बाद तेलंगाना है, 17 में से 4 सीटें आती हैं। उसके बाद आप दक्षिण भारत के अन्य राज्यों को देखिए, जिसमें है आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। आंध्र प्रदेश की 25 सीटें 0, तमिलनाडु 39 सीटें 0। अगले प्लेट में आइए, आगे देखिए, केरल 20 सीटें 0 जो कह रहा हूं बीजेपी के लिए है। पुदुचेरी 1 सीट 0, लक्षद्वीप 1 सीट 0, अंडमान निकोबार 1 सीट 0। यानी सिर्फ 2 राज्य हैं। पहले प्लेट में से फिर से आ जाइए दक्षिण भारत में, तो सिर्फ 2 राज्य हैं, कर्नाटक और तेलंगाना, जहां पे बीजेपी जो है वो कर्नाटक में तो बम्पर सीटें आई, 25 सीटें आ गई। हिंदुत्व का कार्ड खूब चला था, आप याद कीजिए, और राष्ट्रवाद उस पर हावी था ही। तेलंगाना 17 में से 4 सीटें किसी भी तरह यहां मैनेज करने की कोशिश हो गई थी, लेकिन उसके बाद सब 0 है प्रशांत जी। तो जो अगर अब यहां मिलाइए आप 132 सीटें,
दक्षिण की 132 सीटें और उत्तर भारत की 166 सीटें। उत्तर भारत की 166 और दक्षिण की 100, ये 132 में से 29 सीट्स मात्र, 132 में से 29 सीट मात्र बीजेपी यहां जीत के आती है। उत्तर और भारत की जब हम बात कर रहे हैं, अभी पूर्वोत्तर, पूर्वी भारत और पश्चिम की बात हम नहीं कर रहे हैं। इन दोनों का विश्लेषण अगर हम देखें, जो आप कह रहे थे अभी, तब आपको क्या लगता है कि दक्षिण में जो थोड़ी बहुत इज्जत बचाई थी उस समय, वो कर्नाटक ने बचाई थी और थोड़ा उसमें बोनस दे करके तेलंगाना आ गया था। जी राजीव जी, देखिए दक्षिण की अगर हम विश्लेषण करते हैं तो बीजेपी ने दक्षिण भारत में कोई नई आप कहें कि पहल आंध्र प्रदेश के अलावा और कहीं नहीं की है जी। यानी कोई नए अलायंसेस नहीं हुए हैं। जेडीएस के साथ अलायंस हुआ, जेडीएस अभी हमने कर्नाटक के इलेक्शन देखे कि उनका क्या हाल हुआ। कुछ कहीं उम्मीद अगर नज़र आती है बीजेपी की कि कुछ बेहतर शायद कर लें कि खाता खुल जाए, वो है आंध्र प्रदेश। वो भी तब जब उनके जो अलायंस पार्टनर है वो भी परफॉर्म करेंगे, यानी चंद्रबाबू नायडू टीडीपी जी, उनके परफॉर्मेंस को लेकर भी अभी शंका है। आगे इस कार्यक्रम में हम लोग जब चलेंगे 3, 4, 5 एपिसोड के बाद, तो हम लोग फिर लौटेंगे वहाँ पे और देखेंगे कि तब तक कैंडिडेट भी आ जाएंगे, थोड़ा सा चुनाव का माहौल होगा, तो असेसमेंट आसान होगा करना। कर्नाटक की बात बता रहा हूँ। कर्नाटक में अभी एक हमने सर्वे देखा है कि जिसमें बीजेपी को काफ़ी नुकसान उसमें दिखाया जा रहा है। यानी बीजेपी को जब 25 सीटें आप दिखा रहे हो, उसमें 11 सीटें उनको बताई जा रही हैं, 17 कांग्रेस को बताई जा रही हैं। हाँ, तो ये कर्नाटक में इस बार चैलेंज है बीजेपी को। और 2019 में देखिए राजीव जी, उनके जो लीडरशिप थी वो वहाँ पे बड़ी इंटैक्ट थी, मजबूत थी लीडरशिप कर्नाटक की। इस बार लीडरशिप में बहुत अंतर्विरोध है, नाराज़गी है, प्लस उम्र भी है येदियुरप्पा की हो गई है जी। उनके बेटे को लेकर भी विवाद है, उनकी सीट को लेकर विवाद रहता है। लेकिन नया विमर्श कर्नाटक में या वहाँ लेकर नहीं जा पा रहे। जैसे आपने कहा, कर्नाटक में जाहिर सी बात है कि वो राष्ट्रवाद, पुलवामा और बालाकोट के बाद वो लहर चल गई थी। इस बार वो लहर में करेक्शन आना ही है, क्योंकि अब वो सरकार भी वहाँ पे कांग्रेस की है और वो सरकार अच्छी चल रही है। तो उनकी जो पॉपुलैरिटी है रीजनल लीडर्स की, वो अभी उतनी गिरी नहीं है वहाँ पे कर्नाटक में राजीव जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक तरफ कर्नाटक जहां राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का कार्ड उस समय चला और उस पर सवार होकर बीजेपी 28 में से 25 सीटें जीत के आ गई, तेलंगाना में 17 में से 4 सीटें जीत के आ गई, लेकिन उसके बाद तमिलनाडु के 39 में से एक भी सीट नहीं, आंध्र प्रदेश की 25 में से एक भी सीट नहीं। ये बड़े बड़े राज्य हैं, बहुत सारी सीटें आप देख लीजिए। केरल की 20 में से एक भी सीट नहीं, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार सब जगह खाली हाथ, और 132 में से मात्र 39 सीटें दक्षिण की जीत करके बीजेपी आती है। क्या इस बार दक्षिण का दरवाजा बीजेपी के लिए खुल रहा है, या कर्नाटक के बाद बिल्कुल, क्योंकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव बीजेपी हार चुकी है, इसके बाद क्या बिल्कुल खत्म हो गया है? यहां क्या गुंजाइश बचती है कि बीजेपी पिछली बार जो 29 सीटें 29 सीट जीत कर आई थी, वो सीट जीतेगी, उसको भी रिटेन कर पाएगी? इसके लिए भी बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन उत्तर भारत में आप देखिए, उत्तर भारत में इधर 132 सीटें और उत्तर भारत में 166 सीट्स में से 131 सीट जीत के आती है भारतीय जनता पार्टी। और ये तमाम राज्य आप देख रहे हैं जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। लेकिन थोड़ा और आगे चलते हैं और पूरब चलते हैं जरा, पूर्वी भारत में। पूर्वी भारत जहां पर आप देखिए 117 सीटें हैं प्रशांत जी, 117 सीटें पूर्वी भारत, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा, ये 4 राज्य महत्वपूर्ण राज्य हैं। और इन चारों राज्यों में आप 117 सीटें और उसमें से 54 सीटें बीजेपी जीत के अपने दम पे, अलाइज की हम यहां बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बिहार की ही बात करें तो अलाइज के साथ में ऑलरेडी 39 सीट्स 40 में से आउट ऑफ 40 जीत के आई थी। तो यहां 17 पे चुनाव लड़ी, 17 जीत के आई। 100% स्ट्राइक रेट था बिहार में। झारखंड 14 में से 12 सीटें लड़ी, 11 जीत के आई। पश्चिम बंगाल 42
टोटल 42 में से 42 पर चुनाव लड़ी थी और 18 जीत के आई। ओडिशा 21 में से 21, 8 जीत के आई। तो ये जो 54 सीटें हैं, अब इस बार यहां भी दमखम दिखाने की कोशिश, लेकिन क्या यहां आपको लगता है इन राज्यों को, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा में अभी सुनने में आ रहा था कि दोनों साथ में आने वाले हैं, बीजेडी और बीजेपी दोनों, लेकिन ये कल बात आई कि अब वो नहीं आ रहे हैं साथ साथ। पश्चिम बंगाल, झारखंड में जो स्थिति अभी हुई है, कल्पना सोरेन एक उभरती हुई नेत्री नजर आ रही हैं हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद से। परिस्थितियां कैसे बदल रही हैं प्रशांत जी? जी देखिए, जो झारखंड है वो रोचक है। झारखंड में मेरे ख्याल से 11 में से 9 सीटें जो बीजेपी जीत कर आई थी वो ट्राइबल रिजर्व सीटें थी। झारखंड में 14 में से 11 सीटें। हाँ, तो जो बीजेपी का आंकड़ा है उसमें भी अधिकांश सीटें वो ट्राइबल रिजर्व सीटें जीत कर आई थी जी। और पूरे देश में 47 है ये। अब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद और जिस तरीके से बीजेपी एक ट्राइबल पॉलिटिक्स में एक नया विमर्श पैदा हुआ है और जिस तरीके से राहुल गांधी ने भी उनको एड्रेस करने में कामयाबी हासिल की है, जल जंगल ज़मीन एक बड़ा पॉपुलर फ्रेज़ ट्राइबल पॉलिटिक्स में आता है जी। और हेमंत सोरेन को, राजीव जी, मैं देख रहा हूँ कि हेमंत सोरेन वो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बन गए हैं, लेकिन उस रास्ते पर निकल गए हैं कि ट्राइबल पॉलिटिक्स का भारत में कोई राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं था। जैसे दलित पॉलिटिक्स का काशीराम उभर के आ गए थे, हेमंत सोरेन उस तरफ मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का असर 47 सीटों में होगा, उस 47 में बीजेपी के पास 33 सीटें हैं जी, तो एक बड़ा झटका बीजेपी को ट्राइबल सीट में लगेगा और वही उसका असर जो है वो झारखंड में भी दिखाई बिल्कुल, क्योंकि हेमंत सोरेन वहां हैं, हेमंत सोरेन वहां पे हैं, हेमंत सोरेन का राज्य है तो वहां तो दिखेगा ही, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन जो आप बता रहे हैं, क्योंकि देश में 47 सीटें जो हैं ट्राइबल हैं, एसटी की सीटें हैं, और उसमें आप देखिए छत्तीसगढ़ बिल्कुल लगा हुआ है राज्य झारखंड से। 11 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में और इन 11 में से 9 सीटों पर काबिज है आज की तारीख में भाजपा 2019 के हिसाब से। लेकिन क्या ये 9 सीटें, जबकि अब सरकार भी है वहां भाजपा की छत्तीसगढ़ में, क्या 9 सीटों में सीटें वो रिपीट कर पाएगी, रिटेन कर पाएगी भाजपा? पूछा जाता है तो कहते हैं नहीं। ये बड़ा सवाल है। और ये जो ट्राइबल बेल्ट है राजीव जी, ये 47 सीटें केवल जो रिजर्व सीटें हैं, ट्राइबल वोट का असर 70 से 80 सीटों पर दिखाई देता है। जरा आना चाहता हूं पश्चिम बंगाल पे। पश्चिम बंगाल बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि ममता बनर्जी अपने दम पर पूरी की पूरी 42 सीटों पे चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस का आज की तारीख में जब इस प्रोग्राम को हम कर रहे हैं अभी तक गठबंधन की कोई सूचना नहीं है। ममता तो अलग हो गई, इंडिया में है, लेकिन इंडिया गठबंधन में है, लेकिन वो पश्चिम बंगाल में अपने दम पे अलग चुनाव लड़ रही हैं। और इंडिया गठबंधन में जो दूसरे दल हैं, जैसे वाम दल हैं और कांग्रेस है, ये दोनों के बीच में आज भी बातचीत चल रही है, हो सकता है कि हो जाए। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 18 सीटें आई थी, कांग्रेस को 2 सीटें मात्र आई थी उस समय 2019 में। अब आज की परिस्थिति कैसे देखते हैं आप, क्योंकि अल्पसंख्यक बहुल राज्य है, बहुत है यहाँ पे अल्पसंख्यक। जी जी, मैं इसको दो चीज़ें राजीव जी यहाँ रखना चाहता हूँ। एक तो जो अभी ट्राइबल सीट की बात कर रहा था मैं, 6 ट्राइबल सीटें यानी एसटी ट्राइबल रिजर्व सीटें बंगाल में भी हैं जी। 6 में से 5 सीटें बीजेपी के पास हैं, एक उसका असर जाएगा। दूसरा, CAA जो अभी जिसके रूल्स बना दिए गए और वो लागू हो रहा है, इसका असर बीजेपी के पक्ष में हो सकता है कि असम और बंगाल में थोड़ा बहुत दिखाई दे। अब इसको बंगाल के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि किन पे असर होगा। तो कहा जा रहा है कि ये मांग मटुआ बिरादरी की तरफ से काफ़ी आई थी जी। उनका एक वोट शेयर है वहाँ पे बंगाल में और कुछ सीटों को प्रभावित करते हैं। लेकिन 2019 के इलेक्शन में भी राजीव जी मटुआ वोट बीजेपी को ही मिला था, उनकी प्रभावित सीटों में बीजेपी ही जीती थी जी। तो इसमें बहुत खास तब्दीली नहीं आती है। तो अब यहाँ पे एक नया फैक्टर इस बार जो राजीव जी बंगाल की राजनीति में आएगा वो है वामपंथी दलों का और कांग्रेस का गठबंधन। और अब तीसरी बार वहाँ पे रहने के बाद ममता बनर्जी के प्रति
जो इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी है, उसका उन वोटों का बंटवारा होगा बीजेपी और कांग्रेस में, जिसकी आप गठबंधन की बात बहुत चर्चा में रहती है। अगर सीट अलाइनमेंट, मेरा मानना ऐसा है जी कि सीट अलाइनमेंट अगर हो जाता है ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी दलों में, इसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है फिर वो पूरा बीजेपी के पास जाएगा। गठबंधन ना होना दोनों के पक्ष में है, यानी ममता बनर्जी के पक्ष में भी है और कांग्रेस के पक्ष में भी है। कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा है, क्योंकि फिर उनको उनकी उम्मीद बन जाती है कि उनको पिछली बार 2 सीटें आई थी, इस बार सीटें वहाँ से बढ़कर आएंगी। जी, इसमें एक फैक्टर और भी है। इस एरिया से ये चारों राज्य जो हैं, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा, इन चारों एरिया से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी गुजरी है, तो वो फैक्टर भी यहाँ कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इसमें वो डालता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल। एक बात और जोड़ना चाहता हूँ असम के बारे में भी, राजीव जी। जी, असम का भी ले ही आते हैं, रुक जाइए जरा, असम का भी, यानी कि पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उसको जरा ले आइए। देखिए, पूर्वोत्तर की 25 सीटें हैं पूर्वोत्तर की, टोटल 8 राज्य पूर्वोत्तर में आते हैं, जिसमें असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। असम की 14 में से 9 सीटें आती हैं पिछली दफा, यानी 2019 में बीजेपी को। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, ये टोटल हैं, छोटे छोटे राज्य हैं। देखिए, अरुणाचल के 2, मिजोरम में 1 में से कुछ भी नहीं, नागालैंड 1 में से कुछ भी नहीं, सिक्किम 1 में से 1 भी सीट नहीं बीजेपी को। लेकिन इधर मेघालय में 2 में से 1 भी सीट नहीं, मणिपुर, त्रिपुरा में, मणिपुर में 2 में से 1 और त्रिपुरा में 2 की 2 सीटें। तो असम का कुछ कह रहे थे आप? हाँ, असम में राजीव जी एक और तब्दीली बड़ी आई है, वो ये कि एक तो भारत जोड़ो यात्रा, और जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में व्यवधान पैदा हुआ जी, वो खासकर असम में। दूसरा, कांग्रेस ने पिछली बार एक गलती की थी कि AIUDF से अलायंस किया था, और उससे एक बड़ा नेगेटिव नैरेटिव भी गया, और वो वहाँ के पूर्वोत्तर के ओवैसी हैं वो, तो जो कांग्रेस का जो ट्रेडिशनल वोट था वो उनकी वजह से नहीं मिला उनको। इस बार वो अलायंस नहीं किया है, और उसके उल्टा कांग्रेस ने वहाँ के जो छोटे छोटे दल हैं उनके साथ अलायंस किया है। और असम के पॉलिटिक्स में राजीव जी एक बड़ी खास बात है, असम में 2 लोग, राजनीतिक पार्टियों के अलावा 2 लोग वहाँ, दो समाज के सेगमेंट बहुत प्रभावी हैं। एक छात्र राजनीति वहाँ की, और असम में एक अकेला दुनिया का राज्य है, अकेला, जहाँ पे छात्र संघ की सरकार बन चुकी है, प्रफुल्ल कुमार मोहंता की। जी बिल्कुल, दुनिया की पहली असम गण परिषद। असम गण परिषद, वो पार्टी आज भी है, प्रफुल्ल मोहंता आज भी है जी। लेकिन तो असम की राजनीति में छात्र राजनीति का बहुत असर होता है। और दूसरा, वहाँ पे जो लेखक, बुद्धिजीवी, जो सिविल सोसाइटी है, उनकी बातों का बहुत गहरा असर असम के समाज में पड़ता है। ये दोनों लोग मौजूदा बीजेपी या जो उनके मुख्यमंत्री हैं उनसे काफ़ी नाराज़ हैं। तो आपने देखा होगा कि असम गुवाहाटी विश्वविद्यालय में राहुल गांधी की यात्रा को नहीं जाने दिया गया था, और हजारों छात्र आ गए थे, बाहर सड़क पे आ गए थे। तो असम की जो छात्र राजनीति है वो राजीव जी, अभी भी मैं जाता रहता हूँ असम कई बार, तो देखता हूँ कि वहाँ की जो छात्र राजनीति है वो बहुत असरकारक है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जरा पश्चिम भारत की तरफ भी आते हैं। देखिए, हम कहां दे, एक मिनट पश्चिम लाने से पहले जरा मैं रिकॉल करवा देना चाहता हूं अपने तमाम साथी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको, कि सबसे पहले हम उत्तर भारत आते हैं। एक एक करके आइए। उत्तर भारत में 166 सीट, उसमें से 131 सीटें जीत के आती है भाजपा। उसके बाद हम दक्षिण भारत चलते हैं। दक्षिण भारत में 132 सीटें, और 132 में से 29 सीटें जीत के आती है भाजपा। और आते हैं उसके बाद हम पूर्वी भारत में आप देखिए, पूर्वी भारत जिसमें बिहार है, पश्चिम बंगाल है, ये तमाम राज्य हैं। पूर्वी भारत में 117 सीटें हैं, जिसमें से 54 सीटें जीतकर भाजपा आती है। उसके बाद आप आइए पूर्वोत्तर, पूरब उत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट, वहां पे आप देखिए टोटल 25 सीटें हैं, भाजपा अकेले अपने दम पर 14 सीटें जीत के आती है। और इसी पूर्वोत्तर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो अभी अभी समाप्त हुई है वो निकली, और मणिपुर में इसका बहुत ही धमाकेदार आगाज हुआ था। और एक बात और भी सुनने को मिल रही है कि भाजपा अपने कोई भी कैंडिडेट को मणिपुर से नहीं उतार रही है।
ये खबर आपको बता रहा हूं दोस्तों। भाजपा मणिपुर से अपने किसी भी कैंडिडेट को नहीं उतारने जा रही है। वहां के लोकल कैंडिडेट को, लोकल पार्टी को भाजपा समर्थन देने जा रही है। और शायद इसका यह कारण हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं जाना चाहते हैं मणिपुर प्रचार के लिए। चलिए, लेकिन इसका क्या असर पड़ेगा पूर्वोत्तर में? यह सिर्फ मणिपुर का मामला नहीं है, पूर्वोत्तर की 25 सीटों का मामला है। क्या 25 सीटों में बहुत बड़ा लॉस होने जा रहा है भाजपा को, यह भी देखेंगे। और 370 का गणित कैसे यहां बिल्कुल ही फिट नहीं बैठता है और कैसे यहां बीजेपी 200 से नीचे आती हुई दिखाई देती है, यह भी समझेंगे। तो यह तो हो गया पूर्वोत्तर का। तो अभी तक आपने इन तमाम राज्यों को देख लिया। पूर्वोत्तर और जोड़ दें राजीव जी इसमें कि मणिपुर का असर पूरे पूर्वोत्तर भारत में पड़ेगा, बिल्कुल, और वो प्रभावित करेगा इन नतीजों को। और वो उसको हम लोग 4 तारीख को हम लोग नतीजे देखेंगे जी, 4 जून को। तो अब देखेंगे कि इस बात को हम लोग याद रखेंगे कि मणिपुर ने क्या असर दिखाया है, पूर्वोत्तर को कितना प्रभावित किया है, और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बेरुखा रवैया रहा है वो। लेकिन चलते हैं जरा अब पश्चिम की तरफ। पश्चिम भारत के राज्यों को देखिए। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, और उसके अलावा पश्चिम में है गोवा है, दमन दीव है और दादरा नगर हवेली है। ये इतने राज्य हैं। जरा अब गुजरात की आइए, सीटें देखिए। 2014 और 2019 दोनों में 26 सीटें हैं और 26 की 26 सीटें बीजेपी जीत के आती है दोनों समय। क्या हैट्रिक बनाएंगे नरेंद्र मोदी? गुजरात उनका गृह राज्य है और 26 की 26 सीटें लगातार 2 बार जीतने के बाद तीसरी बार भी जीतेगी बीजेपी क्या? ये एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। शायद यहां जवाब जो है हां में नहीं बल्कि ना में होगा। उसके बाद राजस्थान 25 में से 24 सीटें जीत के आते हैं। पिछली बार भी ऐसे ही था और उसके बाद 2019 में भी ऐसी ही स्थिति, 24 सीटें जीत के आते हैं। और इसके बाद महाराष्ट्र आइए जरा, पहले प्लेट को अगर लेके आएंगे तो उसमें महाराष्ट्र देखिए 48 सीटें, 48 में से 23 सीट भाजपा जीत के आती है। महाराष्ट्र की स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। महाराष्ट्र में क्या कुछ हो रहा है उसकी चर्चा अभी ही हम करेंगे, और आप सुन भी रहे हैं लगातार हम लोग चर्चा न्यूज पॉइंट में और दूसरे कार्यक्रमों में कर भी रहे हैं। तो महाराष्ट्र हो गया, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। उसके बाद छोटे छोटे जो 2-3 राज्य और हैं, गोवा की 2 में से 1, दमन दीव में से 1 और 1 की 1 सीट, और दादरा नगर हवेली में 1 में से 1 भी सीट नहीं, यहां एक निर्दलीय है। तो साफ यहां पर प्रशांत जी देखिए आप, पश्चिम भारत चूंकि गुजरात है उसका असर जो एरिया है सीमावर्ती एरिया राजस्थान का उस पर भी, और राजस्थान का सीमावर्ती एरिया जो उधर मध्य प्रदेश का है उस पर भी असर तो पड़ता ही है, नॉर्थ का भी असर पड़ता है उस हिसाब से यहाँ पे। लेकिन अब क्या वही परिस्थिति, क्योंकि अभी आज की तारीख में राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, उधर छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, इन सब में बीजेपी की सरकार है, सब में बीजेपी की सरकार है विधानसभा में। देखिए राजीव जी, 370 छोड़िए, 303 भी रिपीट करने के लिए आपको महाराष्ट्र, उड़ीसा, यानी हिंदी बेल्ट के बाहर जो आपने तेलंगाना में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में परफॉर्म किया था, कर्नाटक में परफॉर्म किया था, महाराष्ट्र से परफॉर्म किया था, आपको वो परफॉर्मेंस बीजेपी को 100% करनी है। यानी जितना 2019 में जीते थे उतना ही करना है। आज की तारीख में महाराष्ट्र में गठबंधन हिल गया है, गठबंधन के 2 फाड़ हो गए हैं। एक वो गठबंधन है जो इंडिया गठबंधन के साथ है, यानी जो महाविकास अघाड़ी है, उसमें शिवसेना है, एनसीपी है। ये वो पार्टियां हैं जिनके नेता और जो पार्टियां चुनाव में गए थे और अपने दम पे वो सीटें, जितनी भी सीटें वो लेकर आए थे। अब एक वहाँ का जो एनडीए है, यानी महाराष्ट्र में जो 2 पार्टियां हैं, यानी शिवसेना एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजीत पवार, ये 2 वो पार्टियां हैं जो चुनाव नहीं लड़ी हैं कभी अपने दम पर, अपने सिंबल पर, अपने नेता को सामने रख के। तो ये हम लोगों को देखना होगा कि क्या जनता इनको वैसे एक्सेप्ट कर रही है जैसा कि उसने शरद पवार और उद्धव ठाकरे को एक्सेप्ट कर लिया था। ये देखने वाली बात होगी। ये बीजेपी का ब्लाइंड खेल है, ये चलेगा सिक्का तो चल गया, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा जी। तो मुश्किल, मुझे अभी ऐसा लगता है कि ये सिक्का बड़ा मुश्किल है चलना। इसी तरह से आप देखिए कि एक जो इंडिया गठबंधन है, क्यों आप पिछले
25-30 दिनों का या 50 दिनों का, 1.5 महीने का, 2 महीने का मोदी साहब की स्पीचेस का एक विश्लेषण करें अगर आप, तो वो कांग्रेस पे कम अटैक करते हैं और वो इंडिया गठबंधन पे ज़्यादा करते हैं। जी। वो कभी इंडी गठबंधन कहेंगे, कभी घमंडिया कहेंगे, कभी कुछ और उसको नाम से सुशोभित करेंगे। पूरे विपक्ष को वो करप्शन के उसमें नापेंगे एक ही स्केल में। क्यों कर रहे हैं? उनको ये मालूम है कि अकेले कांग्रेस से तो बीजेपी लड़ के हो सकता है निपट भी ले अभी, लेकिन इंडिया गठबंधन से मुश्किल है लड़ाई। इसलिए बार बार वो इंडिया गठबंधन पे अटैक करते हैं। और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन यानी जो महाविकास अघाड़ी है, या झारखंड में जो गठबंधन है, या बिहार में जो गठबंधन है, महागठबंधन है, वो अभी इंटैक्ट है और वो काम कर रहा है वहाँ पे। तो ये उनकी घबराहट है मोदी साहब की कि उनके 370 तो अब दूर की बात है, तो नारा है 303 भी रिपीट करने में ये सब चीज़ें आड़े आएंगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 303, तो दोस्तों 303 सीटें लाने के लिए ये सब कुछ पूरे देश की जो 543 सीटें हैं, 543 सीटों में भाजपा को 303 सीटें मिली 2019 में, लेकिन 2024 में ये 303 सीटें लाने के लिए 100% वही रिजल्ट लाना होगा जो रिजल्ट 2019 में लेके भाजपा आई थी। जो प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन क्या 2024 में भाजपा रिपीट करती हुई उस रिजल्ट को रिपीट करती हुई नजर आ रही है? आंसर होगा बिल्कुल नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? तो जरा उत्तर भारत से दक्षिण तक एक एक करके एक बार फिर से चार्ट को रिकॉल करते तुरंत वो उत्तर भारत लेके आइए और आपके सामने कुछ राज्य रखता हूं और उस राज्यों के बारे में आप खुद बताइएगा। सबसे पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख, क्या 3 सीटें लेके आएगी भाजपा? नहीं लेके आएगी। हिमाचल प्रदेश 4 की 4 सीटें आ रही हैं, नहीं आएंगी। उत्तराखंड हो सकता है कि आ जाए। हरियाणा 10 की 10 सीटें आ रही हैं, नहीं आ रही हैं। चंडीगढ़ मुश्किल है। दिल्ली 7 की 7 सीटें मुश्किल हैं। उत्तर प्रदेश अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मध्य प्रदेश 29 में 28 बहुत मुश्किल है। छत्तीसगढ़ 11 में से 9 बहुत ही मुश्किल, बहुत मुश्किल। तो ये हो गया उत्तर भारत के। जरा और आइए इधर, अब दक्षिण भारत में आ जाइए। 29 सीटें दक्षिण भारत में, 29 की 29। चलो रिपीट करने की बात करें हम, तो क्या कर्नाटक में 28 में से 25 सीटें आ रही हैं? नहीं आ रही हैं, बिल्कुल नहीं आ रही हैं। तेलंगाना 4 सीटें आ रही हैं क्या? इसमें भी बहुत मुश्किल होगा कहना। और वैसे ही आंध्र प्रदेश में 25 में से 0 है, लेकिन उसमें क्या कुछ चलता है, बाकी 0 है। कहीं अगर कुछ हो गया तो बहुत बड़ी बात होगी। तो 29 रिटेन अगर कर ले तो बहुत बड़ी बात। तो आपने देख लिया उत्तर में यह हाल, दक्षिण में यह हाल। अब जरा पूरब में आ जाइए। पूरब के जो राज्य हैं, पूरब खासकर पूरब के 4 राज्य और महत्वपूर्ण राज्य। बिहार 40 में से 17 सीटें, इस बार भी 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है भाजपा। 17 की 17 सीटें, यानी कि 100% प्रशांत जी ये जीत करके आई थी। क्या इस बार तमाम परिस्थितियों के बाद ये रिजल्ट आने वाला है? जवाब मिलेगा बिल्कुल नहीं आने वाला है। 100% तो नहीं। झारखंड, बिहार में राजीव जी, बिहार में 1 मिनट के लिए जी, बिहार में देखिए अलायंस वही था, लेकिन बीच में नीतीश कुमार गए, वापस पलटी मार के वापस आ गए। तो वो पलटी मार उनका काफ़ी लोकप्रिय भी हो रहा है। तो अब देखिए नीतीश कुमार इस पूरे घटनाक्रम में आने जाने के रास्ते में काफ़ी अपने आप को डैमेज कर चुके हैं। तमाम सारी उनकी जो पुरानी कंस्टिट्यूंसीज थी उसको वो खो चुके हैं। वो कितना खो चुके हैं रिजल्ट में आएगा, लेकिन ये तय है कि वो खो चुके हैं। जी बिल्कुल। तो उसका जो स्पिल ओवर अलायंस का जो फ़ायदा बीजेपी के वोट का नीतीश कुमार को मिलता था, नीतीश कुमार के वोट बैंक का बीजेपी को मिलता था, तभी आप देखिए कि स्ट्राइक रेट 100% या 90% आया वहाँ पे। जी, इनका तो 100% आया। इसीलिए 100% आया क्योंकि वो स्पिल ओवर जो मिलता है अलायंस का, इस बार वो मुश्किल मिलता है। दूसरी चीज़ है जो पासवान परिवार में बंटवारा है, ये भी बीजेपी को परेशान करेगा वहाँ पे। जी, चाचा भतीजे अलग अलग हैं।
बिल्कुल। तो ये बिहार की बात। झारखंड में भी ट्राइबल बेल्ट है झारखंड, और झारखंड में हेमंत सोरेन के साथ जो कुछ हुआ है, इसके बाद झारखंड में, और खासकर अभी आप बता ही रहे थे प्रशांत जी कि ट्राइबल्स पूरे देश में जो हैं, अब वो नाराजगी उनकी साफ दिखाई दे रही है। तो ट्राइबल बेल्ट 11 सीटें पहले आई थी झारखंड में, इस बार बहुत मुश्किल है 14 में से 11 रिटेन करना। पश्चिम बंगाल हो सकता है कि 18 हो जाए, हो सकता है कि यहां भी कुछ गड़बड़ हो, क्योंकि यहां जैसे आप इसका गणित भी बता रहे थे कि अकेले लड़ना ममता बनर्जी का इस पूरे अलायंस के लिए फायदेमंद है। तो यहां पर कांग्रेस गेन करती हुई नजर आ रही है। जो पिछली बार मात्र 2 सीटें आई थी कांग्रेस को, इस बार कांग्रेस उसको गेन करेगी, और गेन करेगी अगर, तो कम किसकी सीटें हो रही हैं? बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं, एंटी इनकम्बेंसी भी है, बहुत सारे फैक्टर हैं। ओडिशा अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी है। उस समय आप राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव लड़े थे, और इसलिए वहां तो ये हो गए आपके पूरे के पूरे पूर्वोत्तर के और दक्षिण, और आपने उत्तर के देख लिए। पश्चिम और पूर्वोत्तर में आ जाए, पश्चिम जरा पहले लेके आइए। पश्चिम की जो सीटें हैं उसको देख लेते हैं। रिकॉल कर रहे हैं जस्ट, गुजरात 26 में से 26 क्या रिटेन कर पाएगी भाजपा? क्योंकि इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों साथ लड़ रहे हैं। एक भी सीट अगर भाजपा की यहां कम हो गई प्रशांत जी, एक भी सीट कम हुई, तो वो कम है, ज्यादा नहीं है। देखिए, आम आदमी पार्टी का जो फैक्टर है वो इस इलेक्शन में थोड़ा सा अहम हो गया है जी। और खासकर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद, तो उसका निश्चित तौर पर प्रभाव दिल्ली में पड़ेगा। दिल्ली में उसके सिंपैथी भी है, अलायंस भी है कांग्रेस के साथ, और तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी को ये एहसास है, इसलिए 7 में से 6 कैंडिडेट बीजेपी ने बदल दिए। तो बीजेपी के 7 में से 6 कैंडिडेट नए कैंडिडेट हैं, प्लस अलायंस है, और अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी जो बड़ी कैडर बेस्ड पार्टी दिल्ली में तो कम से कम है, तो वो कैडर बेस्ड पार्टी है, उनका कार्यकर्ता बहुत अग्रेसिव है। बिल्कुल। तो अरविंद केजरीवाल के रिमांड पे होने से और उनकी गिरफ्तारी से माहौल दिल्ली का बदल चुका है। और दिल्ली के बारे में एक बात और बहुत मशहूर है राजीव जी, कि दिल्ली जिस तरफ दिल्ली की 7 सीटें जिधर जाती हैं वही प्रधानमंत्री बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली की 7 सीटें जिधर जाती हैं प्रधानमंत्री वही बनता है। ये साफ, जिस पार्टी की तरफ जाती हैं उस पार्टी का ही प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन यहां जब हम पश्चिम की बात कर रहे हैं तो गुजरात की एक भी सीट अगर कम हो गई तो वो 100% वाला मामला नहीं रहेगा। 26 में से 26 नहीं, बल्कि 26 में से 25 होगा, 24 होगा, 22 होगा, 23 होगा, जो भी हो। तो एक तो गुजरात, उसी ढंग से राजस्थान देख लीजिए, 24 सीटें आई थी पिछली बार 25 में से, और क्या इस बार रिटेन करेंगे? यहां भी नहीं आंसर आता है। महाराष्ट्र में 23 सीटें, महाराष्ट्र की स्थिति क्या हो चुकी है आप जान रहे हैं। गोवा में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी साथ साथ लड़ रहे हैं चुनाव, और 2 की दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही चुनाव। तो ये पूरा दमन दीव और दादरा नगर हवेली की एक सीटें हैं, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहां बहुत महत्वपूर्ण, इसके अलावा जो ये तमाम राज्यों को आपने देख लिया, पश्चिम से लेकर पूरब तक। पूर्वोत्तर आ जाइए जरा, पूर्वोत्तर में सबसे ज्यादा सीटें जो हैं वो हैं, पूर्वोत्तर अगर लेके आए तो सबसे ज्यादा सीटें पूर्वोत्तर में असम में है, 14 सीटें। 14 में से 9 सीट बीजेपी लेके आई थी। क्या इस बार 14 में से 9 सीटें बीजेपी लेके आएगी? सवाल बहुत बड़ा है। उसके अलावा मेघालय है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, ये तमाम राज्य दोस्तों, इन तमाम राज्यों में आप देखेंगे तो परिस्थिति, क्योंकि यहां से राहुल गांधी की यात्रा निकली और मणिपुर का मामला है ही, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। तो कुल जमा ये है, कुल मिलाकर ये है, 24 का गणित ये कहता है कि 2019 को ही रिपीट करने में नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को 100% परफॉर्म करना होगा। तो ये 2024 है, 2024 में आप गेन नहीं कर रहे हैं, उस चीज को सस्टेन नहीं कर रहे हैं, उन सीटों को वहां लूज कर रहे हैं, तो इस बार सरकार बचाना मुश्किल लगता है प्रशांत जी। देखिए, इन आंकड़ों के अलावा एक और बात मैं कह दूं राजीव जी, 155 सीटें हैं कम से कम, जहां बीजेपी जो है वो 10 से 15% से मार्जिन से जो है वो कम पे जीत कर आई थी। तो वो 155 सीटें बड़ी वनरेबल सीटें हैं। तो कहीं भी कोई अगर एंटी इनकम्बेंसी आती है, रोज़गार का मामला है या दूसरे और मामले हैं, कास्ट सेंसस का मामला है, अलायंसेस का फैक्टर है, ये कुछ भी अगर वर्क करता है तो पहला जो झटका है वो उन कम मार्जिन वाली सीटों को पड़ता है। तो ये जो 155 सीटें हैं ये बीजेपी के लिए खतरनाक सीटें हैं,
जहां 10 से 15% या उससे कम मार्जिन से बीजेपी जीती थी। 155 सीटें 2019 में जीते थे, उतना ही करना है। आज की तारीख में महाराष्ट्र